हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अरे जिनके कदमों में दम है वहाँ मंजिलें भी झुका करती है। जिनके कदमों में दम है वहाँ मंजिलें भी झुका करती हैं। अभी जो पढ़ने का वक्त है उसको बर्बाद मत कीजिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। आप क्या है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक न एक दिन आपकी कदम चूमने सफलता जरूर आएगी। और जो एस्पिरेंट, जो कैंडिडेट लैब असिस्टेंट की तैयारी करने जा रहा है, उनको मैं एक खुशखबरी बता देती हूँ कि मैं आपको यहाँ YouTube चैनल पे आपको फ्री में बायोलॉजी का कोर्स करवाऊंगी सबसे पहले। उसके बाद अगर टाइम बचा तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी करवा दूंगी, ठीक है। तो आप क्या है, आप मेरे को जितना रिस्पॉन्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ उतना ही रिस्पॉन्स मेरे को दीजिए। कैसे कि जितनी क्लास बरोबर मैं दे रही हूँ वो बरोबर देखते रहिए। जिससे क्या है, आप सोच रहे हो कि अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई है, लेकिन क्या वैकेंसी आ जाएगी तो इतने आप अपने आप को रेडी समझते हो क्या कि अभी जो वैकेंसी आई और आपने छक्का लगा दिया? इसलिए सबसे पहले आप अपने को रेडी कीजिए। जैसे ही वैकेंसी आनी है 2023 में आएगी, 24 में आएगी, आएगी तो सही ना। इसलिए अपने आप को इतना रेडी रखो कि आते ही छक्का लग गया, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए। आपको बरोबर क्लासें मिलती जाएगी। जैसे ही मेरे को टाइम मिलता जाएगा, 1 दिन 2 दिन से मैं आपको क्लासें देती जाऊंगी, ठीक है। तो जो भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या साथ साथ में जो सेकंड ग्रेड की आगे की आएगी वैकेंसी, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। इसलिए आप देखते रहिए बरोबर, जिससे क्या है आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। इस तरह से अपने आप को तैयार कर लीजिए कि आपको आने वाली वैकेंसियों में फटाक से छक्का लगाना पड़े। चलिए, तो अब हम क्या पढ़ते हैं? हम क्या पढ़ रहे थे? DNA वंशागति का आणविक आधार पढ़ रहे थे, ठीक है। जैव अणु पढ़ रहे थे, प्रोटीन थोड़े बहुत हमने क्या है DNA और प्रोटीन, इनके बारे में थोड़ा सा देखा था कि जैव, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जैव अणु क्या होते हैं। जैव अणु जो हमारे शरीर के अंदर क्या है, फास्फेट है, ग्लूकोज है, शर्करा है, मेनोज है, ये सब चीज़ क्या है, ये जैव अणु होते हैं। प्रोटीन है, ये भी जैव अणु है। लिपिड है, ये भी जैव अणु है, ठीक है। तो एक उसके अंदर हमने जैव अणु क्या देखा था, न्यूक्लिक अम्ल पे हम बात कर रहे थे। न्यूक्लिक अम्ल, जल्दी से एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या है। न्यूक्लिक अम्ल की इकाई किसे कहते हैं? अभी पता चल जाएगा कि कौन कौन मेरे वीडियो को देख रहा है और कौन ईमानदारी से पढ़ रहा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं देख लूँगी, बाद में भी देख लूँगी कि कौन कौन पढ़ रहा है। सबका नाम जानती हूँ मैं। न्यूक्लिक अम्ल की इकाई, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई किसे कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लिक अम्ल की इकाई है। ये न्यूक्लियोटाइड है, ये कितने भागों से मिलकर बना है, ये बात भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर देख ली थी। ये 3 भागों से मिलकर बना है। एक आपका फॉस्फेट, एक आपका शर्करा और एक आपका क्या था, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। तो मैंने इसको शॉर्ट में आपको बताया था PSN। P से फास्फेट, S से शर्करा, N से नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है। ये 3 चीज मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करेंगे, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण, न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक अम्ल की इकाई किसे कहेंगे? हम न्यूक्लियोटाइड को कहेंगे। ये किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं न्यूक्लिक अम्ल के अंदर, वो भी मैंने बताया था किस तरह से। जैसे देखिए PSN, रिवाइज करवा रही हूँ पिछला एक बार, ठीक है। PSN, ये एक क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से क्या है, न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं,
ठीक है। तो देखिए ये मैंने क्या कहा था, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा, यानी पहले न्यूक्लियोटाइड की शर्करा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट समूह के साथ जुड़ती है। देखिए कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से कि जैसे आपको कथन वाले दे देंगे, या फिर आपको एक निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। जैसे पहले में लिख दिया, क्या लिखा कि एक न्यूक्लियोटाइड की शर्करा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट समूह के साथ जुड़ती है। दूसरे में दे देंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड की शर्करा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनी बेस के साथ जुड़ती है, जबकि हमने पढ़ा है ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा दूसरा, क्योंकि पहले न्यूक्लियोटाइड की शर्करा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट समूह के साथ जुड़ती है, ये बात हम जानते हैं। तो ये बात आप भूल मत जाना, याद रखना, क्योंकि यहीं से कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई। न्यूक्लिक अम्ल की इकाई न्यूक्लियोटाइड को कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड के 3 भाग है, यानी न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। वो कौन कौन से 3 हैं भाग, फास्फेट है, शर्करा है, नाइट्रोजनी बेस है। अब हम क्या करेंगे, इन प्रत्येक की एक एक की क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे, एक एक पर एक एक को हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। और एक ये भी हमने देखा न्यूक्लिक अम्ल कितने 2 प्रकार का होता है, एक डीएनए, दूसरा क्या है आरएनए। इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 भागों से, हाँ एक और, एक नाम आपने सुना होगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो न्यूक्लियोटाइड तो क्या है, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई है। अब न्यूक्लियोसाइड किसे कहेंगे, तो याद रखना शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार जो है, नाइट्रोजनिक क्षार है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। शर्करा तथा नाइट्रोजनिक क्षार को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट जुड़ जाती है तो क्या बना देता है, न्यूक्लियोटाइड। देखो नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से बता रही हूँ कि शर्करा तथा नाइट्रोजनिक क्षार, देखिए यहाँ शर्करा और ये नाइट्रोजनिक क्षार है, ये दोनों क्या कहला रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, और इस पूरे तीनों को हम क्या करें, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब यदि इस तरह के कथन आ जाएं, कैसे कि फास्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड, फास्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड बराबर होगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, तो जल्दी से कमेंट में लिखिए क्या ये कथन सही होगा या नहीं होगा। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, जिससे पता चले कि आप लोगों के पास कितना नॉलेज है। देखिए फास्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड बराबर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ देखो मैंने क्या कहा, फास्फेट, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, और शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो देखिए शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षार को मैंने, इन दोनों को यहाँ मैंने क्या लिख दिया, न्यूक्लियोसाइड लिख दिया, और इस फास्फेट की जगह फास्फेट आ गया, और इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो ये कथन क्या होगा अपना, राइट होगा। ठीक है, यानी फास्फेट जब न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ जाता है तो क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो चलिए अब हम देखते हैं फास्फेट के बारे में, फिर हम शर्करा के बारे में देखते हैं, फिर हम नाइट्रोजनिक क्षार के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम क्या करें, पढ़ेंगे डीएनए तथा आरएनए का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, क्या देखते हैं फास्फेट। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसके द्वारा की गई तथा इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया। देखिए एक तो हम पढ़ेंगे खोज, और एक हम पढ़ने वाले हैं नामकरण, नाम। ठीक है, यानी न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसके द्वारा की गई, खोज करने वाले थे फ्रेडरिक मिसर, और नाम देने वाला कौन था, अल्टमान।
न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसके द्वारा की गई? फ्रेडरिक मिस्र के द्वारा की गई। और नाम किसके द्वारा दिया गया? अल्टमान के द्वारा दिया गया। तो इतनी बात याद रखना। अब हम देखते हैं फास्फेट। पहला आता है फास्फेट। देखो इस तरह से PSN से याद रखो आप। PSN ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोटाइड। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल किसकी इकाई है? न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? PSN से, फास्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षार से। उसमें से सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कौन? फास्फेट। तो देखिए सबसे पहले हम फास्फेट पढ़ते हैं। फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो देखिए ये होता है POOH, क्या होगा? H3PO4। H3PO4 फास्फेट का क्या सूत्र है? H3PO4, यानी इस रूप में ये फास्फेट यहाँ इस न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। ठीक है। इसका रूप दूसरा भी हो सकता है। किस तरह से? H2PO4 माइनस HPO4 माइनस PO4 माइनस, ये रूप भी देखने को मिलते हैं। कहाँ? इस न्यूक्लिक अम्ल के न्यूक्लियोटाइड के अंदर। ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? फास्फेट किस रूप में? H3PO4, H2PO4 माइनस HPO4 माइनस PO4 माइनस, इस रूपों में मिलता है। देखो कंपटीशन एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे? कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से। इंपॉर्टेंट है कि फास्फेट जो है वो ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में, ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में, किस रूप में पाया जाता है? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में। देखो ऑर्थो कंडीशन पर है इसलिए इसको ऑर्थोफॉस्फेट कहा जाता है। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है। तो देखिए फास्फेट किस रूप में? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में। एक H3PO4, एक H2PO4 माइनस HPO4 माइनस और PO4 माइनस, इस रूप में। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि फॉस्फेट है, ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। ये इसके फॉर्मूले याद रख लीजिए। ठीक है। फिर दूसरा आता है हमारा क्या? शर्करा। क्या है? शर्करा। तो देखिए हमने फास्फेट पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं शर्करा और फिर हम नाइट्रोजनी बेस पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए शर्करा के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक तो राइबोज शर्करा होती है और एक क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा। देखिए यहाँ हमने फास्फेट के अंदर कोई अंतर नहीं देखा, लेकिन यहाँ शर्करा के अंदर क्या है? ये तो आरएनए के अंदर पाई जाएगी राइबोज शर्करा, जबकि डीऑक्सी राइबोज शर्करा कहाँ पाई जाएगी? ये डीएनए के अंदर पाई जाती है। जबकि फास्फेट दोनों, फास्फेट यहाँ लिख देती हूँ, नोट डाल के लिख लेना, अपने नोट्स बनाओ वहाँ, कि फास्फेट जो है, फास्फेट डीएनए तथा आरएनए, डीएनए व आरएनए में समान होता है। आई बात क्लियर? आई बात समझ में? कि जो फास्फेट है, ये जो फास्फेट है ऑर्थोफॉस्फेट जो है वो क्या है? डीएनए में भी ऑर्थोफॉस्फेट है और आरएनए में भी क्या है? ऑर्थोफॉस्फेट है। जबकि शर्करा क्या होती है? जबकि शर्करा जो है वो आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा होगी, जबकि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शर्करा होगी। वो किस तरह से अंतर होगा हम देखेंगे। तो देखिए, और ये शर्करा जो होती है ये पेंटोज शर्करा होती है। पेंटोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसका फॉर्मूला ये होता है C5H10O5। ठीक है। ये पेंटोज शर्करा होती है। जबकि आपने हेक्सोज शर्करा तो देखी होगी, हेक्सोज है, ग्लूकोज। हेक्सोज में क्या आएगी? हेक्सोज का अर्थ है कार्बन की संख्या 6। हेक्सोज यानी कार्बन की संख्या 6 होगी, तो ये क्या कहलाएगी? हेक्सोज शर्करा। जबकि एक न्यूक्लिक अम्ल के अंदर शर्करा कैसी होती है? पेंटोज शर्करा होती है। डीएनए तथा आरएनए दोनों में ही क्या पाई जाती है?
पेंटोज शर्करा होती है। दोनों में ही कार्बन की संख्या क्या होती है? 5 होती है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके फॉर्मूले देखते हैं किस तरह से होती है। हेक्सोज, हाँ इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ। हेक्सोज के ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है और आपका मेनोज है। ये क्या होती है? ये हेक्सोज शर्करा होती है, यानी कि ये कार्बन की संख्या, ये समझाने के लिए है। ये आपके इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर हेक्सोज शर्करा नहीं होती है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन सी शर्करा होती है? पेंटोज। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है ना, तो वहाँ हम भूल जाते हैं कि कैसी पेंटोज है, कैसी हेक्सोज है। लेकिन याद रखना, जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर या न्यूक्लिक अम्ल के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो कैसी होती है? पेंटोज शर्करा होती है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो देखिए आरएनए तथा डीएनए, आरएनए में कैसी? राइबोज शर्करा, डीएनए में कैसी पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। कहाँ आरएनए और डीएनए में इसमें अंतर कहाँ होता है? तो देखिए फॉर्मूला, ये जो C5H10O5 है ना, ये फॉर्मूला है राइबोज शर्करा का, और C5H10O4 यानी एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है किसके अंदर? डीऑक्सी राइबोज शर्करा के अंदर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा और ये है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार अपन बना लेते हैं। ठीक है, ये किसका है? राइबोज शर्करा का फॉर्मूला है। और ये इधर बना देती हूँ, नहीं दिख रहा होगा तो ऊपर यहां देख लेते हैं। डीऑक्सी राइबोज शर्करा का फॉर्मूला देखते हैं। देखिए यहां ये राइबोज शर्करा का है और इधर अब देखो यहां और यहां आपको क्या अंतर दिख रहा है? ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, इधर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, इधर भी ये पांचवा कार्बन। 5 कार्बन हाइड्रोजन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10। 10 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन। इधर देखो हाइड्रोजन 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, फिर देखो ऑक्सीजन देखते हैं। 1 2 3 4 ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ क्या है? 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा के अंदर क्या है? दूसरे कार्बन के अंदर एक ऑक्सीजन हट जाती है, कि राइबोज शर्करा के अंदर यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित है जबकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो याद रखना, नोट डाल के लिख लो नीचे, नोट। डीऑक्सी राइबोज शर्करा में, डीऑक्सी राइबोज शर्करा में दूसरे कार्बन से O2 हट जाती है। याद रखना, कौन से कार्बन से? दूसरे कार्बन से। क्या हट जाती है? ऑक्सीजन हट जाती है। किसके अंदर? डीऑक्सी राइबोज शर्करा के अंदर। यही अंतर है मुख्य राइबोज तथा डीऑक्सी राइबोज शर्करा में, बाकी सेम है। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो फास्फेट है वो पढ़ा। फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। फिर हमने क्या देखी है? इसके अंदर हमने शर्करा देखी है, जो शर्करा क्या है? एक राइबोज शर्करा होती है और एक डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। राइबोज शर्करा आरएनए के अंदर पाई जाती है, जबकि डीऑक्सी राइबोज शर्करा कहाँ पाई जाती है? डीएनए के अंदर पाई जाती है। मुख्य अंतर इसमें क्या होता है
कि जैसे देखो राइबोस शर्करा के अंदर तो क्या है, ऑक्सीजन एक अधिक होगा, जबकि डीऑक्सीराइबोस शर्करा में क्या है, दूसरे कार्बन से एक ऑक्सीजन हट जाती है। ये इतनी बात याद रखना। जबकि फॉस्फेट क्या है, डीएनए तथा आरएनए दोनों में क्या होता है, समान होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि यदि आपको पसंद आया तो इसी तरह से मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँ। ओके, ठीक है, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ठंड बहुत तेज़ है।